हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग 70 बीपीएससी का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा कि 69th बीपीएससी में करंट सेक्शन कितना टफ था और क्वेश्चन कितना लेंदी बना दिया गया था। इसीलिए अब डेली करंट अफेयर्स के तौर पर, जैसे ये जो आज का जो करंट अफेयर्स है, ये आज से हम डेली एक सेशन के तौर पर डे 1, डे 2, डे 3 के सेशन के तौर पर एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें क्रॉनिकल्स मैगजीन का जितनी भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे वो आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करेंगे। आप इसे अच्छे से नोट कर लो और कॉपी में नोट्स भी बनाते रहो, जिससे आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करे आपके 670 बीपीएससी में। ठीक है, और ये जितने भी टॉपिक्स जैसे कि क्रॉनिकल्स मैगजीन जो है, इसमें बहुत मोटी बहुत ज़्यादा है, तो इसमें हमें सारा चीज़ हमें नहीं पढ़ना है। कुछ चुनिंदे चीज़ों के साथ स्मार्ट अप्रोच की तरीके से हमको स्टडी करना है। उसी अप्रोच के हिसाब से आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हमने सेलेक्ट किया है वो है आज जुडिशरी से है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो हीरक जयंती यानी डायमंड जुबली मनाया गया है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और ये इस क्वेश्चन में आप मेंस के अप्रोच से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैसे मेंस से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आप देखेंगे ये कैसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, देखिए 28 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में स्थित सुप्रीम कोर्ट सभागार में भारत का सर्वोच्च न्यायालय में जो है हीरक जयंती समारोह यानी 75 वर्ष के दौरान ये जो है डायमंड जुबली मनाया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है। इसी के साथ साथ द्वारा नागरिक केंद्रित सूचना और प्रौद्योगिकी पहल की शुरुआत भी की गई है, जिसमें डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट, ठीक है, DGSCR और डिजिटल कोर्ट 2.0 और सुप्रीम कोर्ट की एक नई वेबसाइट भी शामिल है। डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट यानी DGSCR के माध्यम से देश के नागरिकों को मुफ्त और इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उपलब्ध करवाया जाएगा। ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। ठीक है, आप इसे कैसे पॉलिटी में कनेक्ट कर सकते हैं, आगे जब इस टॉपिक को पूरा आप देखेंगे समझेंगे तो आप समझ जाएंगे। जो पॉलिटी के जो मेंस के टॉपिक आएंगे इसे आप ज़रूर कनेक्ट कर सकते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं आगे और क्या है। ये जो डिजिटल SCR के अंतर्गत 1950 के बाद से 36,308 मामलों को कवर करने वाली सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट के सभी 519 खंड डिजिटल प्रारूप एवं उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध होंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद देखिए ये जो सुप्रीम कोर्ट की नई वेबसाइट है अंग्रेजी और हिंदी में द्विभाषी प्रारूप में होंगे और इसे उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस के साथ फिर से डिज़ाइन भी किया गया है। ये समझ गए, इसमें जो पूरा का पूरा जो डायमंड जुबली मनाया गया है इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। इसी के दौरान एक की वर्ड्स आते हैं ई कोर्ट परियोजना। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट परियोजना, इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट प्रोजेक्ट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ये क्या है इसको आप अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। आपके एस्से पेपर में भी इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं, प्लस GS में भी आप इसको आसानी से लिखकर मार्क्स को गेन कर सकते हैं। जैसे कि देखिए ये ई कोर्ट परियोजना क्या है, ये प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, ठीक है, न्याय तक पहुंच में सुधार करने के लिए भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय के तहत न्याय विभाग की एक राष्ट्रीय ई गवर्नेंस परियोजना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, उसके बाद देखिए ई कोर्ट एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड मिशन मोड परियोजना के तहत 2007 से देश के जिला में क्रियान्वित की जा रही है और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस परियोजना में से यह एक है। ठीक है, ई कोर्ट परियोजना का उद्देश्य क्या है, देश में जिला और अधीनस्थ न्यायालय के सार्वभौमिक कंप्यूटरीकरण और न्याय प्रणाली के ITCT की क्षमता की वृद्धि करके वादियों, वकीलों और न्यायपालिकाओं को आवश्यक सेवाएं प्रदान करना है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये ई कोर्ट प्रोजेक्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइंट क्या है, ये परियोजना भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ई समिति और न्याय विभाग के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है। तो इस टॉपिक को आप एस्से में भी लिख सकते हैं, प्लस GS में भी आप इसे पुट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति।
ठीक है, ये क्या है देखिए, विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा 29 दिसंबर 2023 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति BR गवई को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ये जो लाइन है ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंड प्लस आगे जो हम पढ़ेंगे ये मेंस के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, BR गवई न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के स्थान लेंगे, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों में समाज के कमजोर वर्ग को निःशुल्क एवं सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 3A के तहत सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का गठन किया गया था, ठीक है। इसका ये जो सारे बातें को बताया जा रहा है ये इसके एक इंफॉर्मेशन के तौर पर है, ठीक है। इस समिति में एक अध्यक्ष तथा केंद्र द्वारा निर्धारित अनुभव एवं योग्यता रखने वाले अन्य सदस्य शामिल होते हैं। तो आज जो ये जो हम पढ़ रहे हैं ना कि सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति SCLSC, ठीक है, इसका जो बनाने की मूल्यांकन विधि क्या क्या है, इसमें फॉर्मेशन क्या है, इसकी प्रोसेस क्या है, उन चीज़ों के बारे में ये बता रहा है ये पॉइंट, ठीक है। एंड दूसरा पॉइंट इसमें देखते हैं कि अध्यक्ष और अन्य सदस्य सभी को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित किया जाता है। वर्तमान में इस समिति के अध्यक्ष BR गवई के अतिरिक्त 9 सदस्य शामिल है, ठीक है। और उल्लेखनीय है कि 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 39A यानी ये DPSP की बात कर रही है, ठीक है, अंतः स्थापित किया गया था जो राज्य को निःशुल्क एवं विधिक सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है। देखिए आप किसी आर्टिकल को आप कैसे मेंस में आप पुट डाउन कर सकते हैं। देखिए आर्टिकल 39A जो DPSP से संबंधित है, आप उसे क्या करेंगे, जब भी आपको मेंस में लिखने का कोई आर्टिकल को लिखने का या पुट डाउन करने का मौका मिलता है तो आप इस चीज़ को, करंट इशूज़ को आप वहाँ पुट डाउन कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आंसर राइटिंग के फॉर्मेशन और आपके आंसर राइटिंग के प्रेजेंटेशन को और उसे बहुत ज़्यादा अलग कर देगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक टॉपिक है यहाँ के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है आगे का देखते हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं था इसीलिए नहीं पढ़े, वहाँ से 2 इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बन रहे थे। अब इंटरनेशनल रिलेशन का देखिए इसमें क्या है, इंटरनेशनल ब्रिक्स का जो है ना विस्तार किया गया है। क्या है न्यूज़ देखिए, 1 जनवरी 2024 को शीर्ष उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समूह में ब्रिक्स के 5 सदस्यों को शामिल करने की घोषणा की गई है। यह घोषणा रूस के द्वारा वर्ष 2024 की अध्यक्षता के ग्रहण करने के बाद की गई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घोषणा करते हुए कहा है कि ब्रिक्स समूह में अब 10 देशों का निकाय बन गया। देखिए पहले ब्रिक्स में 5 देश थे, अब 10 देश बन गए हैं। इसमें जो 5 जो एडिशनली इसमें ऐड हुए हैं वो कौन कौन है, एक है मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ये इसके नए सदस्य शामिल हो गए। नए सदस्यों को शामिल करने से संगठन के बढ़ते प्रभाव का और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में इसकी भूमिका को मजबूत पक्ष उजागर होता है, ठीक है। ये आपका इंटरनेशनल रिलेशन में आप इसको अच्छे से पुट डाउन कर सकते हैं। और ये ब्रिक्स से कुछ और भी इम्पोर्टेंट जो आगे के जो हम पॉइंट्स आप जब इसे स्टडी करेंगे देखेंगे तो आप इसे मेंस के लिए उसमें पुट डाउन कर सकते हैं। यह आपके आंसर को और भी शानदार तरीके से इन्हेंस करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा, ठीक है। देखिए अगस्त 2023 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के समूह के 15वें शिखर सम्मेलन के शीर्ष ब्रिक्स नेताओं के 1 जनवरी 2024 से अर्जेंटीना सहित 6 देशों और इस समूह में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, ठीक है। अब देखिए उल्लेखनीय है कि हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मुमताज़ जहरा बलूच ने ब्रिक्स में शामिल होने की पाकिस्तान की इच्छा की पुष्टि की थी, ठीक है। पाकिस्तान ने ये उम्मीद व्यक्त की थी कि 2024 में रूस के नेतृत्व में इस समूह में शामिल हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। देखिए ब्रिक्स के संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, ब्रिक्स एक संक्षिप्त नाम है जो 5 उभरती हुई, ठीक है, इनके बारे में देखिए। जो पहले 5 को एडिशनली जोड़ा गया था वो कौन कौन सा था, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब एंड संयुक्त अरब अमीरात। और इससे पहले कौन थे, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। अब देखिए ब्रिक्स से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए कि वर्ष 2006 में
अनौपचारिक समूह के रूप में स्थापना के समय ब्रिक्स समूह के मूल रूप से ब्रिक नाम से जाना जाता था। ठीक है। अब दक्षिण अफ्रीका में जब 2010 में ये शामिल हुआ, उसे परिवर्तन करके उसका नाम क्या कर दिया, ब्रिक्स कर दिया। इससे पहले 2006 में वो ब्रिक के नाम से जाना जाता था। अब ब्रिक्स का कंट्रीब्यूशन क्या है देखिए। ब्रिक्स समूह विश्व की आबादी का 40% से अधिक तथा वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 25% यानी जीडीपी का 25% का हिस्सा है। ब्रिक्स ने 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की, जिसे अक्सर ब्रिक्स बैंक के रूप में जाना जाता है। ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी का मुख्यालय संघाई में है और वर्ष 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन अक्टूबर में रूस के कजान में किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स के फैक्ट के अनुसार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आप ब्रिक्स का एक माने माइंड मैप के तरीके से आप ब्रिक्स की पूरी फॉर्मेशन को एक कॉपी में लिख ले और उसके पूरे डायफ्राम को तैयार कर ले। ठीक है, क्योंकि ये आईआर से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। आप इसे मेंस में, जीएस में, ठीक है, और एसए में, इन सारी जगहों पे आप आराम से इसमें पुट डाउन कर सकते हैं इनकी डेटास को। ठीक है। अब देखिए, अंगटाट ने वैश्विक व्यापार में बढ़ते व्यवधान की चिंता जताई है। ये क्या है देखिए। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन 26 जनवरी 2024 को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में वैश्विक व्यापार के समक्ष व्यापक चुनौतियों का चिंता व्यक्त किया है। ठीक है, क्या है? अंगटाट के अनुसार निम्नलिखित घटनाएं प्रमुख समुद्री मार्गों के व्यापार को प्रभावित कर रही है। नंबर 1, काला सागर में जहाज़ों पर हालिया हमला। नंबर 1। नंबर 2, काला सागर में भू राजनीतिक तनाव एंड पनामा नहर पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। ये देखा गया है कि जलवायु परिवर्तन और आवधिक अल नीनो परिघटना के संयुक्त प्रभाव के कारण पनामा नहर भीषण सूखे का सामना कर रहा है। इसके कारण प्राधिकरणों एवं पनामा नहर से गुजरने वाले जहाज़ों की संख्या को 36% तक कम कर दिया गया है। ठीक है। अब देखिए, इसकी जो 3 पॉइंट है, काला सागर जहाज़ों का हालिया हमला, काला सागर की भू राजनीतिक तनाव, पनामा नहर पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। तो आप इसे वर्ल्ड मैप के थ्रू पे आप देखिए कि पनामा नहर कहाँ है, काला सागर कहाँ है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को अगर आप मैप के थ्रू देख लेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, और आप ये एक शॉर्ट हैंड के तरीके से आप एक मैप बनाने का भी कोशिश करें, ताकि अगर आप मैप के थ्रू अगर आप ये क्वेश्चन आता है और इसे आप पुट डाउन करते हैं मेंस के कॉपी में, तो ये आपको नंबर को इन्हेंस करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है, अंगटाट ने इस बात पर भी चिंता जाहिर की है कि माल ढुलाई दरों, बीमा प्रीमियम आदि की वृद्धि के कारण कंटेनर, टैंकर एवं गैस वाहक पोतों के प्रांगण में भी गिरावट आ रही है। ठीक है, कुछ जहाज स्वेज नहर और पनामा नहर के बजाय अन्य मार्गों का रुख कर रहे हैं। इससे परागमन समय एवं लागत में वृद्धि हो रही है। ठीक है, ये सब एक संकट का कारण बता रहा है ये सब। तीसरा और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट कारण क्या है? वैसे तो कारणें बहुत है, तो इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कारण क्या है? इन घटनाओं के कारण आने वाले समय में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के समक्ष प्रत्यक्ष खतरे उत्पन्न होंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इससे आपूर्ति में देरी और उच्च लागत का खतरा बढ़ जाएगा। साथ ही इससे न केवल ऊर्जा की कीमतों एवं वैश्विक खाद्य कीमतों में वृद्धि होगी, बल्कि समुद्री नौवहन में कार्बन फुटप्रिंट्स में भी बढ़ोतरी होगी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चिंताएं हैं। आप इसे मेंस में ज़रूर पुट डाउन करेंगे कॉपी में, और इसका नोट्स भी आप कॉपी में ज़रूर बना लें। वैसे चिंताएं बहुत हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है ये आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने लाल सागर और समुद्री वाणिज्य की सुरक्षा के लिए एक बहुराष्ट्रीय ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन की घोषणा की है। भारत इसका सदस्य नहीं है। तो ये आप प्रीलिम्स के लिए भी देख सकते हैं कि ये जो प्रॉस्पेरिटी गार्जियन है, ठीक है, ये बहुराष्ट्रीय ऑपरेशन है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका ने लाल सागर में समुद्री वाणिज्य सुरक्षा के लिए तैनात किया है। ठीक है, इसे आप देखेंगे। और ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्या प्रॉस्पेरिटी गार्जियन जो बहुराष्ट्रीय ऑपरेशन है, क्या वो भारत इसका सदस्य है या नहीं है? आप याद रखेंगे, भारत इसके सदस्य नहीं है। ठीक है,
भारतीय नौसेना ने मर्चेंट शिपिंग पर सशस्त्र डकैती एवं ड्रोन हमलों से निपटने के लिए बेरे में स्टील गाइडेड मिसाइल विध्वंस पोत भी शामिल किया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तालिबान को आधिकारिक स्थिति, तालिबान सरकार के पास विश्व स्तर पर आधिकारिक मान्यता का अभाव है और संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक तौर पर तालिबान वास्तविक प्राधिकरण तालिबान डी फैक्टो अथॉरिटी के रूप में संदर्भित करता है, ठीक है। तालिबान की विकसित हो रही नीतियाँ क्या क्या है, आरंभ में तालिबान ने इस्लामी शासन के नरम रूप को अपनाने की बात की थी, ठीक है, किंतु कुछ ऐसे कड़े कदम उठाए गए जो विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों को प्रभावित करते हैं। इनके माध्यम से विद्यालयों में जाने वाली किशोर लड़कियां और विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने वाली महिलाओं पर प्रतिबंध शामिल है, ठीक है। ये पॉइंट इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस पॉइंट को आप एस्से में भी लिख सकते हैं, ठीक है। कौन से एस्से के टॉपिक में, वुमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण की जब बात आएगी, जब क्वेश्चंस आएंगे तो इस पॉइंट को आप एस्से में लिख के औरों से अधिक मार्क्स गेन करने में आपको मदद मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर आप इस टॉपिक को देखेंगे कि अफगानिस्तान पर विशेष दूत हेतु प्रस्ताव अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का ये सेकेंड टॉपिक है, इसी का ही एक पॉइंट आप देखेंगे यहाँ पे हमने तालिबान से संबंधित किया है, आप इसे भी वहाँ पे कनेक्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने इस पॉइंट को अभी बताया, इसे आप कनेक्शन के तौर पर आप इसे देख सकते हैं, ठीक है, कि अफगानिस्तान पर विशेष दूत के प्रस्ताव, ठीक है, क्या क्या प्रस्ताव थे आप उसे इसका पहला पॉइंट आप अगर देखेंगे कि इसके प्रस्ताव की प्रमुख बिंदुओं को देखेंगे तो पहला बिंदु स्वतंत्र मूल्यांकन पर प्रभाव, विशेष दूत की नियुक्ति, और इसके साथ साथ आप देखेंगे प्रस्ताव पर मतदान, सुसंगत अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव, तालिबान की आधिकारिक स्थिति और तालिबान में विकसित हो रही नीतियाँ, ये सब इनकी प्रोजेक्ट थे, ठीक है। लेकिन आप क्या करेंगे ना, ये तालिबान से विकसित प्रोजेक्ट वाली जो बात है, ये इसे आप कोट करके अपनी कॉपी में लिख लेंगे, जो आपके एस्से के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ ये इनके साथ जो है, इससे पहले वाले जो टॉपिक थे इसके साथ आप कनेक्शन बना के आप इसके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष की भारत यात्रा किया गया है। 22 से 26 जनवरी 2024 को मध्य संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस द्वारा भारत की यात्रा की गई और इस दौरान फ्रांसिस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना के बारे में चिंता का उजागर किया है। 78वें यूएनजीए की अध्यक्षता का विषय विश्वास और पुनर्निर्माण और एकजुटता को फिर से जगाना, रीबिल्डिंग ट्रस्ट एंड रेजोनेशन एंड सॉलिडरिटी, ठीक है। ये जो है ना, ये जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष की भारत का जो यात्रा हुआ है, इसका विषय क्या था, तो विषय को याद रखना ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीलिम्स के फैक्ट्स के अनुसार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि विश्वास का पुनर्निर्माण और एकजुटता को फिर से जगाना, जो विश्वास एवं एकता की वैश्विक आवश्यकता को प्रतिबंधित करता है, ठीक है। अपनी यात्रा के दौरान यूएनजीए के अध्यक्ष फ्रांसिस ने राजस्थान के जयपुर फूड सेंटर का भी दौरा किया और इसे भारतीय सरलता एवं नवीनता, इंडियन इंजेन्यूटी एंड इनोवेशन का एक उदाहरण बनाया गया, ठीक है। इन्होंने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को गोलमेज बैठक से संबोधित भी किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री फ्रांसिस महाराष्ट्र के राजकीय अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस के परेड में भी शामिल हुए थे, ठीक है। विदेश मंत्रालय के अनुसार डेनिस फ्रांसिस की यात्रा ने भारत संयुक्त राष्ट्र संबंधों को मजबूत बनाने और भारत की प्राथमिकताओं और वैश्विक चुनौतियों के संदर्भ में विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर भी प्रदान किया है, ठीक है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जब संयुक्त राष्ट्र के महासभा जब भारत की यात्रा पर आए थे, उस दौरान उनकी क्या क्या एग्रीमेंट्स थे, उनके आने से उनका विषय, उनका सब्जेक्ट क्या था, इनका आप माइंड मैप के तरीके से आप कॉपी में ज़रूर बना लें। इससे आपको बहुत ज़्यादा शॉर्ट आंसर के तौर पर अगर ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इनकी डिमांड क्या थे, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष भारत आए थे उनके डिमांड्स क्या थे, उनके एग्रीमेंट्स क्या थे, बस आप शॉर्ट नोट्स की तरफ बना लें, जिससे आप मेंस में आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आपको लिखने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि झारखंड में एक गिद्ध रस्ट्रॉ, ठीक है,
ये क्या है कि हाल ही में, और ये आपको इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। अगर ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में तो ये इम्पॉर्टेंट है ही, अगर मेंस के तौर पर देखें तो इन्वायरमेंट सेक्शन से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड में गिद्ध रेस्टोरेंट, ठीक है, वल्चर रेस्टोरेंट, ये क्या है? झारखंड के कडोरमा में एक गिद्ध रेस्टोरेंट की स्थापना की गई ताकि गिद्धों की घटती आबादी को संरक्षित किया जा सके। इसका उद्देश्य क्या है? गिद्धों पर पशुधन दवाओं एवं विशेष रूप से डाइक्लोफिनेक की प्रतिकूल प्रभाव का समाधान करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये देखना है कि झारखंड में गिद्ध रेस्टोरेंट जो अभी खोला गया, वल्चर रेस्टोरेंट जो खोला गया है, इनका उद्देश्य भी पढ़ना है, क्योंकि अभी के जो क्वेश्चंस आप देखते होंगे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस बहुत आते हैं। इनका उद्देश्य भी पूछ देते हैं, कहाँ बना है वो भी पूछ देते हैं, इनके मुख्य एस्पेक्ट, मुख्य पहलू क्या क्या है वो भी पूछ देते हैं। तो आपको ये इम्पॉर्टेंट है कि आप उसके पूरे डायमेंशंस को ज़रूर नोट्स बना लें ताकि जब ये क्वेश्चंस आए तो आप आसानी से टिक आउट कर सको। ठीक है, इसके मुख्य बिंदु क्या क्या है? यह गिद्ध रेस्टोरेंट तलैया नगर परिषद के अंतर्गत गुमो में 1 हेक्टेयर में स्थापित किया गया। इसका प्लेस को आप देखेंगे, इसे एक अबाधित क्षेत्र, ठीक है, अनडिस्टर्ब्ड एरिया के रूप में स्थापित किया गया है, जहां अन्य जानवरों के आवागमन को रोकने के लिए गिद्ध रेस्टोरेंट के चारों ओर बांस की बाड़ लगाई गई है। ठीक है, इस स्थान पर गिद्ध और अन्य स्कैवेंजर के लिए गैर विषैले यानी नॉन टॉक्सिस डाइक्लोफेनेक मुक्त मांस उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, ऐतिहासिक रूप से झारखंड में गिद्ध अधिक संख्या में पाए जाते हैं, परंतु डाइक्लोफेनेक की व्यापक उपयोगी के कारण गिद्ध लगभग गायब हो गए। ठीक है, आप समझ ही रहे होंगे इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। ठीक है, झारखंड वन विभाग के प्रभावी गिद्धों की निगरानी के लिए जियो टैगिंग के साथ साथ एक गिद्ध विवेचन और बचाव केंद्र, ठीक है, स्थापित करने की योजना बनाई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट्स जरूर बना लें इसका। भारत में गिद्धों की स्थिति अगर हम देखें तो आबादी दुनिया में गिद्धों की 23 प्रजातियों में से 9 प्रजातियां भारत की स्थानिक है। 1993 में भारत की गिद्धों की अनुमानित आबादी 40 मिलियन थी, जिसमें अब गिरावट होकर क्या हो गया कि भारत में ओरिएंटल वाइड बैक्ड वल्चर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर एंड स्लैंडर बिल्ड वल्चर की आबादी 1990 के दशक के बाद 97% से अधिक की गिरावट आई है। ठीक है, इसी के कारण ये वल्चरल रेस्टोरेंट बनाया गया है। ठीक है, ओरिएंटल वाइट बैंड वल्चर का प्रचलन आश्चर्यजनक रूप से 99.9% कम हो गई है। ठीक है, इसी के कंजर्वेशन के लिए ये रेस्टोरेंट बनाया गया है। और मुख्य खतरे क्या है कि घोंसले वाले पैरों की कमी एवं बिजली के लाइनों में बिजली का झटका, भोजन की कमी एवं दूषित भोजन, कीटनाशक विषाक्त की देशों में गिद्धों को खतरा है। अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट, गिद्ध जो इतना डेथ हो रहा है गिद्धों का, क्यों डेथ हो रहा है? ठीक है, वाई? तो इसकी एकमात्र रीज़न नंबर 1 ये है। नंबर 2 क्या है? डाइक्लोफेनेक नामक दवा गिद्ध की संख्या में गिरावट का प्रमुख कारण है, जो मवेशियों के शवों को खाते हैं और खाते समय गिद्धों के शरीर में पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसके लिए खतरा है। आज इतना इसमें क्यों डाउनफॉल देखा गया है? इस डाउनफॉल का एकमात्र रीज़न आप देख सकते हैं ऐसे हैं। और तीसरा सबसे डाउनफॉल का रीज़न क्या है? जैसे संचयन के माध्यम से डाइक्लोफेनेक दवा गिद्धों के गुर्दे यानी किडनी को प्रभावित करते हैं, जिससे गुर्दे काम करना बंद कर देता है और उनकी मौत हो जाती है। ठीक है, उसके बाद इसकी संरक्षण की स्थिति क्या है? देखिए, वो घट क्यों रहे हैं वो देख लिए। अब इसके कंजर्वेशन के लिए इनके संरक्षण की स्थिति क्या है? IUCN सभी 3 प्रजाति, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संघ के द्वारा गंभीर रूप से लुप्त यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम गिद्धों की तीनों प्रजाति को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत रखा गया, जिसका अर्थ है कि उन्हें उच्चतम स्तर पर सुरक्षा प्रदान दिया, हाई क्वालिटी के तौर पर उसमें प्रोटेक्शन देना, इनका ये संरक्षण की दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और इसके लिए संरक्षण के प्रयास के लिए क्या किया गया? गिद्ध संरक्षण केंद्र, गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र, गिद्धों की गणना, इन सारे डायमेंशंस को देखा गया है और इसे कठोर से कठोर बनाने के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। ठीक है,
ये आपके इन्वायरमेंट सेक्शन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, अब है कि एक क्वेश्चन है कि पेच टाइगर रिजर्व भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बना है। ये प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज वेल एज मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में महाराष्ट्र में पेच टाइगर रिजर्व, ठीक है, को नाइट स्काई की सुरक्षा एवं लाइट प्रदूषण को रोकने के लिए भारत का प्रथम और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क के रूप में चिन्हित किया गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अवांछित या अत्यधिक कृत्रिम प्रकाश को लाइट प्रदूषण कहा गया है। ठीक है, और ये वन्य जीवों के प्राकृतिक पैटर्न को बाधित करती है, वातावरण में CO2 को बढ़ाता है, नींद को बाधित करता है तथा कृत्रिम प्रकाश के कारण रात में आकाश के तारे स्पष्ट नजर नहीं आते हैं। डार्क स्काई पार्क आमतौर पर एक पार्क या वेधशाला के आसपास का क्षेत्र है जो कृत्रिम लाइट प्रदूषण को प्रतिबंधित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, डार्क स्काई संचालन का उद्देश्य आमतौर पर खगोलीय विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए होता है। ये प्रमाण खगोलीय विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल डार्क स्काई मूवमेंट के रूप में इंटरनेशनल डार्क स्काई के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, एंड पेच टाइगर रिजर्व जो है ये मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा तथा महाराष्ट्र के नागपुर जिले में सतपुरा पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित है। ठीक है, इसकी लोकेशन को आप देख लेंगे और इसका नाम पेच नदी के नाम पर रखा गया है। रिजर्व मध्य में उत्तर से दक्षिण की ओर प्रभावित होती है। ठीक है, पेच टाइगर रिजर्व इंदिरा प्रियदर्शनी, पेच राष्ट्रीय उद्यान, पेच मोगली अभ्यारण्य एवं बफर जोन में शामिल किया गया है। ठीक है, तो अभी जो इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे ये आपको एक पेच टाइगर रिजर्व भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बना है। तो इससे पहले जो इतने भी कॉन्सेप्ट आप देखे होंगे ये बताया कि एक्चुअल में ये डार्क स्काई पार्क होता क्या है। ठीक है, अब जो हम ये सारी चीज़ें बता रहे हैं इसकी जो सेकेंड फेजेस में ये पेच टाइगर रिजर्व के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, इसकी लोकेशन क्या है एंड उसी में सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि पेच टाइगर रिजर्व और आसपास के क्षेत्र रुडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध द जंगल बुक की वास्तविक कहानी वाला क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पाई जाने वाली शुष्क पर्णपाती वनस्पति सागौन, साग, महुआ और विभिन्न घास की झाड़ियाँ भी शामिल है। इस क्षेत्र के मुख्य रूप से चीतल, सांभर, नीलगाय, गौर, जंगली सुअर, बाघ, तेंदुआ, जंगली कुत्ते एवं भेड़िया आदि जीव पाए जाते हैं इस पेच टाइगर रिजर्व में। ठीक है, और यहाँ के निवासी और प्रवासी पक्षियों के 325 से अधिक प्रजातियों को मालाबार पाइड हॉर्नबिल, इंडियन पेट्टा ऑस्प्रे, हेडेड फिशिंग आदि बजर्ड में शामिल है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप देख सकते हैं। एंड उसके बाद देखिए आज का दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्या है कि पृथ्वी विज्ञान यानी पृथ्वी योजना को मंजूरी दिया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण योजना पृथ्वी विज्ञान, ठीक है, को मंजूरी दिया गया है। इस प्रोजेक्ट में इसका बजट क्या था, 4797 करोड़ रुपए की बजट के साथ ये योजना 2021 से 2026 की अवधि के लिए लागू रहेगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पृथ्वी योजना व्यापक रूप से भूविज्ञान के 5 घटकों वायुमंडल, जलमंडल, भूमंडल, हिममंडल और जीव मंडल को शामिल करती है। इस समग्र दृष्टिकोण का उद्देश्य इन क्षेत्रों में समझ को बढ़ाना और देश के लिए विश्व स्तरीय सेवाओं को प्रदान करना है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को GS में भी बहुत शानदार तरीके से लिख सकते हैं और इसे आप एस्से में भी पुट डाउन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स पढ़ने का सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा क्या है कि अगर आप करंट अफेयर्स को बहुत ज़्यादा बाय डेप्थ पढ़ेंगे तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आप जो एस्से सेक्शन है ना, एस्से सेक्शन में कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसको आप करंट से जोड़कर दिखाएंगे तो इसमें मार्क्स को इन्हेंस करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, अब देखिए ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ सेक्शन है, इसे आप माइंड मैप के तौर पर कंसाइज नोट्स जरूर बना ले। ठीक है, पृथ्वी योजना के तहत, इस योजना के तहत
निम्नलिखित 5 मौजूदा उप योजनाओं को इंटीग्रेटेड किया गया है। क्या क्या है? नंबर 1, वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान मॉडलिंग अवलोकन प्रणाली एवं सेवाएं। नंबर 2, महासागर सेवाएं मॉडलिंग अनुप्रयोग संसाधन एवं प्रौद्योगिकी। नंबर 3, ध्रुवीय विज्ञान एवं क्रायोस्फीयर अनुसंधान। नंबर 4, भूकंप विज्ञान एवं भूविज्ञान। एंड नंबर 5, अनुसंधान शिक्षा प्रशिक्षण एवं आउटरीच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इस योजना का उद्देश्य क्या है? पृथ्वी प्रणाली की गतिशीलता और परिवर्तन के आवश्यक संकेतकों की निगरानी के लिए वायुमंडल, महासागर, भूमंडल एवं क्रायोस्फीयर और ठोस पृथ्वी के दीर्घकालीन अवलोकनों को बढ़ाने में और उसको मजबूत बनाए रखने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसको एक आप कंसाइज नोट्स के तरीके से ज़रूर बनाएं कि ये पृथ्वी विज्ञान योजना क्या है, इसकी मांगें, इनकी डिमांड्स क्या है, इनका उद्देश्य क्या है। एक शॉर्ट नोट्स में आप इसे ज़रूर बनाएं। ठीक है, ये कार्यक्रम और पहल जो है, ये इनिशिएटिव जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और आपकी मैगज़ीन में उसी क्वेश्चंस को सबसे ज़्यादा तवज्जो दिए जाते हैं। इनमें बहुत सारे करंट अफेयर्स हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसी को दिया जाता है जो बहुत एग्ज़ाम के लिए एज वेल एज़ वो पीटी के लिए भी प्लस मेंस के लिए भी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, उसी क्वेश्चंस को करवाया जाता है। इसे आप नोट्स ज़रूर बना लें। ठीक है, ये आज का आपका टॉपिक था करंट अफेयर्स के। फिर नेक्स्ट कल जो है वो जैसे डे 1, डे 2, डे 3 करके रेगुलर करंट अफेयर्स आते रहेंगे। ठीक है, और इन करंट अफेयर्स के माध्यम से पूरा का पूरा मंथ जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, और एवरी डे करंट अफेयर्स का नोट्स आप लोग ज़रूर बनाएं। इससे आपके नंबर जो 69 के जो बीपीएससी हुए होंगे, आप देखेंगे कि कितने टिपिकल क्वेश्चंस आए हुए थे करंट अफेयर्स के। विदाउट करंट अफेयर्स आप नहीं कनेक्ट कर पाएंगे, नहीं आप क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, और विदाउट करंट अफेयर्स आप अच्छे मार्क्स भी नहीं ला सकते हैं। प्रीलिम्स में तो नहीं ला सकते, बट उसके साथ साथ आप मेंस में भी आप नहीं ला सकते, चाहे वो एसए हो चाहे जीएस के पोर्शन में हो। इसीलिए आप इसका नोट्स ज़रूर बनाएं और हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।